आज हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स के बारे में। तो अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें जो एनिमल्स आते हैं जैसे क्रोकोडाइल, जिसे कि मगरमच्छ कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लिजर्ड, जिसे कि छिपकली कहा जाता है, वो भी किस ग्रुप में आती है? रेप्टाइल्स में। और अगर हम स्नेक की बात करें यानी कि सांप की बात करें तो ये भी एक रेप्टाइल है। और हमने देखना है इनकी लोकोमोशन को, यानी कि ये किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से हरकत कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ तरह की जो लोकोमोशन है वो जाहिर कर रहे होते हैं। अब अगर हम उनको देखें तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे रेप्टाइल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने अगर देखें तो उसमें हम देख सकते हैं एग्जाम्पल क्रोकोडाइल की। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या करते हैं? वो रनिंग करते हैं, यानी कि इतना तेज तेज चलते हैं कि जैसे भाग रहे होते हैं। मतलब उनकी वॉक नहीं होती है बल्कि वो क्या करते हैं? वो भागते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लिजर्ड को, यानी कि छिपकली को। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो क्रॉल करते हैं, यानी कि रेंग रहे होते हैं और अपनी बेली को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसमें हम देख लेते हैं स्नेक को, यानी कि सांप जो है उसे हमने देखा है कि उसके पास इस तरह से कोई भी टांगें, बाजू, इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, लेकिन वो क्या कर रहा होता है? वो क्रॉल कर रहा होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह से रेप्टाइल्स जो हैं वो लोकोमोशन शो कर रहे हैं। और रेप्टाइल्स के अंदर जो हमें लोकोमोशन नज़र आ रही है वो काफ़ी एडवांस है। और किन से एडवांस है अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो हमें नज़र आती है एम्फीबियंस की निस्बत काफ़ी डेवलप हुई हुई। एम्फीबियंस की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं डायग्राम फ्रॉग की। तो जो फ्रॉग है, जिसे कि मेंढक कहा जाता है, वो एक एम्फीबियन है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रोकोडाइल, जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी कि क्रोकोडाइल जो है वो एक रेप्टाइल है। अब अगर हम रीज़न की बात कर लें कि वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं वो ज़्यादा एडवांस हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि इनका जो स्केलेटन है, स्केलेटन जो कि ढांचा है, वो ज़्यादा अच्छा, या हम कह सकते हैं कि इवॉल्व हुआ है। एवोल्यूशन कहा जाता है जब हम कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही होती हैं या फिर उनमें मॉडिफिकेशन हो रही होती है, जो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रॉग का स्केलेटन जो कि एक एम्फीबियन है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रोकोडाइल का स्केलेटन। तो हम देखते हैं कि स्केलेटन जो है वो इस तरह से इवॉल्व हुआ हुआ है जिसकी वजह से जो रेप्टाइल्स हैं वो ज़्यादा एडवांस किस्म की लोकोमोशन को जाहिर करते हैं। अब अगर हम स्केलेटन की बात करें तो जो रेप्टाइल्स का स्केलेटन है वो ज़्यादा ऑसिफाइड होता है। ऑसिफाइड का मतलब ये है कि इसमें कैल्शियम की जो डेपोजिशन है वो ज़्यादा होती है, ये जो रेप्टाइल्स का स्केलेटन है उसमें। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बोनी होता है, यानी कि इसमें जो बोन सेल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो और इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो है ये ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या करें, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं, और कुछ जो हैं वो क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि अब इसकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो क्रोकोडाइल की बॉडी है वो ज़मीन से ऊपर है ना, जैसे कि अगर हम यहाँ पर भी देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि इसकी जो बॉडी है वो ज़मीन के साथ यहाँ पर टच नहीं हो रही। ठीक है। और फिर इसका अगर हम वेट देखें तो इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो अब इसके वेट को बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पर जो इसकी हड्डियाँ मौजूद हैं, इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स का जो स्केलेटन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर हम रेप्टाइल्स के स्केलेटन में बात करें उनके वर्टिब्री की, वर्टिब्रल कॉलम, जिसे कि रीढ़ की हड्डी भी हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं स्नेक का जो स्केलेटन है, जो सांप का स्केलेटन है।
हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स के पास जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्री भी होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लेबल हुआ हुआ है। इसके बाद हम देख रहे हैं ट्रंक रीजन, उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्लोकल है, और सबसे एंड पे जो है वो कॉर्डल है। अब सर्वाइकल वर्टिब्री में भी जो पहले दो वर्टिब्री हैं वो बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उन्हें कहा जाता है एटलस एंड एक्सिस। यानी पहला जो वर्टिब्री है उसे एटलस कहते हैं, और जो दूसरा वर्टिब्री है उसे एक्सिस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, इसे अगर हम इंसर्कल करें तो ये वाले जो इस रीजन में वर्टिब्री मौजूद हैं, ये जो वर्टिब्री हैं ये इस तरह से मॉडिफाई हुए हुए होते हैं कि इनकी वजह से जो रेप्टाइल्स हैं वो उनको जो मूवमेंट है उसमें एक ख़ास किस्म का फ्रीडम हासिल है। यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी तरह से हो सकती है, काफ़ी डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम अपनी बात करें ना, हम ह्यूमंस, हम अपनी गर्दन को एक ख़ास हद तक, एक ख़ास रीजन तक जो है वो मोड़ सकते हैं। जैसे आप अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते, लेकिन इनकी जो मॉडिफिकेशन है वो इस तरह से हुई हुई होती है कि ये इनकी जो ये वाला रीजन है, ये वाला एरिया है, वहाँ पर ये ज़्यादा मूवमेंट को ज़ाहिर कर सकते हैं। अब इसमें से भी अगर हम खास तौर पर जो सेकंड वर्टिब्री है उसकी बात करें, जिसे कि एक्सेस कहा जाता है, वो इस तरह से मॉडिफाई हुआ हुआ है कि वो रेप्टाइल्स को रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है। यानी कि इसकी मॉडिफिकेशन की वजह से जो रेप्टाइल्स हैं वो रोटेशनल मूवमेंट जाहिर करते हैं। रोटेशनल जैसे कि अगर हम यूं करें ऐसे, जैसे रोलिंग वाली नहीं होती, इस तरह की जो मूवमेंट, इसे रोटेशनल मूवमेंट कहा जाता है। इसके साथ साथ अब अगर हम स्केलेटन में बात कर लें रिब्स की, रिब्स जिन्हें के पसलियां कहा जाता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्नेक में हमें बहुत ज़्यादा रिब्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी एक मॉडिफिकेशन है रेप्टाइल्स की, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हाईली मॉडिफाइड है। और इस बात को समझने के लिए यहाँ पर हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं, और जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी कि इसके पास लिम्स यानी कि टांगे और बाजू की तरह के कोई स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते। और इसमें हम देख रहे हैं कि इनकी जो मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इनके पास जो है वो बहुत लंबी सारी स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड, या जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो मौजूद है। और उसके साथ फिर क्या अटैच है, उसके साथ जो रिब्स हैं वो अटैच हैं। जैसे कि अगर हम इसको डार्क कलर से करें तो ये जो रीजन है यहाँ पर, ये क्या है, ये इसकी स्पाइन है, और इसके साथ यहाँ पर ये जो हमें नज़र आ रही हैं ये इसकी रिब्स हैं, यानी कि इसकी पसलियां हैं। और हम देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और इसकी स्पाइन जो है वो भी बहुत लंबी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी ये जो हम देख रहे हैं स्पाइन, और इसके साथ जो रिब्स अटैच हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं, इसके साथ साथ मसल्स अटैच होते हैं। जैसे कि हम अपने सामने इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये वाले जो हमें नज़र आ रहे हैं अटैच हुए हुए, ये क्या है, मसल्स। तो जो मसल्स हैं वो अटैच हुए हुए हैं रिब्स के साथ, और इसकी वजह से, यानी कि मसल्स जो रिब के साथ अटैच हुए हुए हैं, इनकी मदद से जो स्नेक है, जो सांप है, वो क्या करता है, वो क्रॉल करता है। यानी कि वो जो हमें सांप की एक मूवमेंट नज़र आती है ना, कि वो जो अपने पेट के बल पे रेंगता हुआ जा रहा होता है, तो उसमें ये वाले जो मसल्स हैं इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम रोल होता है। स्नेक के पास उसका जो बेली रीजन है वहाँ पर लार्ज स्केल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हम अपने सामने इस वाली डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम इस रीजन में जो स्केल्स हैं उनको देखें तो वो बड़े बड़े हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अगर हम इस रीजन में देखें तो यहाँ पर जो हमें जो स्केल्स नज़र आ रहे हैं वो इतने बड़े नहीं हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये भी एक मॉडिफिकेशन है, यानी कि बड़े स्केल्स इसके बेली रीजन में मौजूद हैं जो इसको मूवमेंट में, इसको लोकोमोशन में मदद देते हैं।
अब अगर हम कुछ ऐसे रेप्टाइल्स की बात करें जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि वो अब मौजूद नहीं है, जैसे कि डायनासोर, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं डायनासोर, जो कि आज से काफ़ी साल पहले जो है वो ज़मीन पर मौजूद थे, लेकिन अब ये सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। डायनासोर जो है वो भी रेप्टाइल्स में आते हैं। और डायनासोर्स की अगर हम बात करें कि ये किस किस्म की लोकोमोशन जाहिर करते थे, तो ये बाइपीडल लोकोमोशन जाहिर करते थे। इसका मतलब ये है कि ये अपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो लिम्स को इस्तेमाल करते थे लोकोमोशन के लिए। और अगर हम इनके फोर लिम्स की बात करें, फोर लिम्स जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो जो हमारे बाजू हैं वो हमारे फोर लिम्स हैं। तो इनके जो फोर लिम्स थे वो मॉडिफाई हुए हुए थे, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये मुख्तलिफ हैं इनके हाइंड लिम्स से। और जो ये वाला रीजन है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हम कहेंगे कि ये इनके हाइंड लिम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो हमें फोर लिम्स हाइंड लिम्स से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाई हुए हुए थे ताकि ये अपने प्रे को कैप्चर कर सकें, इससे वो शिकार कर सकें। और इनके जो हाइंड लिम्स थे अगर हम उनकी बात करें तो हाइंड लिम्स की मदद से ये लोकोमोशन करते हैं, यानी कि मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके हाइंड लिम्स जो है वो इस तरह से मॉडिफाई हुए हुए हैं कि जो इनको चलने में मदद देते थे। इसके अलावा अब अगर हम एक और स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम इनका जो पेल्विक रीजन है या पेल्विस है अगर उसकी बात करें तो वो नैरो थी। और पेल्विस रीजन जो है वो कौन सा रीजन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है। और इसके साथ साथ इनके पास जो है वो हैवी टेल मौजूद थी। हैवी टेल जो है वो क्यों मौजूद थी, ताकि इनकी जो बॉडी है उसको बैलेंस मिले, मतलब बैलेंस देने के लिए, क्योंकि ये जो डायनासोर्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे। तो उनकी बॉडी भी बज़ाहिर है उतनी ज़्यादा थी, तो उनका वेट भी बहुत ज़्यादा था। तो ये जो टेल है ये इसलिए मौजूद होती थी ताकि इनकी बॉडी को बैलेंस दिया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स के बारे में।